Hello everyone, I am Shreya welcoming you to Ada 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our newly chapter that is coordination compound. प्यारे बच्चे, coordination compound हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी यानी वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेकंड आईयूपैक नेम एंड आइसोमेरिज्म, दोनों चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको कि बीबीटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और साथ में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चे देख लेते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी यानी वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करें, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं। हमेशा ध्यान रखना, सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ अगर आपका लिगेंड है ना, सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ आपका लिगेंड है और ये ब्रैकेट के अंदर बाहर आयनाइजेशन स्फीयर है, यानी कि Z आपका ब्रैकेट के बाहर है जिसपे भी नेगेटिव X और ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट पर पॉजिटिव X चार्ज है, तो बनने वाला जो आपका कंपाउंड है यानी कि जनरल फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बोले तो क्या होता है MLNZ। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला है। मतलब ये हुआ कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनका सेंट्रल मेटल एटम चारों तरफ से लिगेंड से घिरा होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। प्यारे बच्चे, ये हमारे दो स्फीयर्स रखता है। पहले स्फीयर को जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जबकि ब्रैकेट के बाहर वाले स्फीयर को हम लोग आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। क्लियर? ये दो स्फीयर होते हैं। जो हमारे आयनाइजेशन स्फीयर होता है ये किसी निगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है। जबकि अगर लिगेंड की बात करें तो गाइस, लिगेंड आपके वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर दिए जाते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि व्हाट इज मेटल आयन? व्हाट इज मेटल आयन? देखो, मेटल क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और खुद M+ में बनने की टेंडेंसी रखते हैं। बट मेटल आयन क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो आपका मेटल आयन है ना। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, अगर आपके लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कोई कर रहा है तो वो आपका मेटल आयन होगा, है ना, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर? अब सवाल खड़ा होता है व्हाट इज लिगेंड? तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, दोज एटम और आयन विच हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, These are called ligand। ये आपका एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। चलिए बच्चे, अब चलते हैं हम लोग अपनी थ्योरी की तरफ, जो कि है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होती है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? देखते हैं। सबसे पहले है हमारा वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब जो मैंने आपको अभी सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो जो चीजें बताई बच्चे, ये सारी चीजें आपको यहाँ बहुत हेल्प करने वाली हैं। पहला है वर्नर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अल्फ्रेड वर्नर एक साइंटिस्ट थे जो कि एक स्विस साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर किया, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्ट्रक्चर्ड सबसे पहले वर्नर कोऑर्डिनेशन ने किया, यानी वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ने किया। अल्फ्रेड वर्नर ने अपनी थ्योरी में किया, जिसका कि नाम उनके नाम पर वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी रखा गया। क्लियर?
ही प्रिपेयर्ड, उन्होंने क्या बनाया, ही प्रिपेयर्ड एंड कैरेक्टराइज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उन्होंने बहुत सारे लार्ज नंबर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैरेक्टराइज्ड किया, प्रिपेयर किया और उनकी फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। क्या किया, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया बाय सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। किसके द्वारा, एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया या फिर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज किया। वर्नर प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी। वेरी गुड। जो आपके वर्नर थे उन्होंने दो अपनी कहना चाहिए पोस्टुलेट्स को या फिर कह दो कंसेप्ट्स को रखा। वो दो कंसेप्ट्स क्या थे, उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो आपके वैलेंसीज होती हैं। पहली वैलेंसी होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, किसके लिए, एक मेटल आयन के लिए, मतलब मेटल आयन से अटैच दो वैलेंसीज होती हैं। पहली होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, बाइनरी कंपाउंड सच एज CrCl3 पॉइंट CO2 COCl2 या फिर PdCl2 हैव प्राइमरी वैलेंसी 3, 2 और 1। क्या रखते हैं, ये अपनी प्राइमरी वैलेंसी 3, 2, 2 रखते हैं। कैसे, रेस्पेक्टिवली क्या रखते हैं, 3, 2, 2 रखते हैं। मतलब CrCl3 में प्राइमरी वैलेंसी 3 है, COCl2 में प्राइमरी वैलेंसी 2 है, जबकि PdCl2 में प्राइमरी वैलेंसी 2 है। क्लियर। इन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया। अब इसमें हमने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड का आपको अमोनिया के साथ में टर्म्स दिखाए। क्या किए, कोबाल्ट क्लोराइड के अमोनिया के साथ में टर्म्स दिखाए, जिससे कि आप और चीज़ों को समझ पाओ। गाइस अब देखो जरा, उन्होंने क्या दिखाया कि जो आपका COCl3 है जब अमोनिया के साथ सॉल्ट बनाता है तो कैसे बनाता है, COCl3.6NH3, यानी 6 अमोनिया इसके क्या करते हैं, अटैच होते हैं और आपको 3 मोल ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेशन मिलता है। क्या मिलता है, 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेशन मिलता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर एक अमोनिया हट जाए या फिर एक अमोनिया निकल जाए तो आपका क्या होगा, 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेशन मिलेगा और इस कंपाउंड का कलर पर्पल होगा। वहीं पर जब आपके अमोनिया के सिर्फ 4 मोल्स हैं तब इसका कलर ग्रीन होगा और मिलने वाला प्रेसिपिटेशन AgCl का 1 मोल होगा। इसी तरीके से उन्होंने बोला कि जब COCl3 4NH3 है ना, COCl3 4NH3 आपका है तो इसका दूसरा कलर वॉयलेट भी हो सकता है और बनने वाला जो आपका प्रेसिपिटेशन है AgCl का वो इतना ही रहेगा। उन्होंने क्या फाउंड किया, ही फाउंड दैट सम ऑफ द क्लोराइड आयन कुड हैव प्रेसिपिटेटेड। उन्होंने ये देखा कि जब इस कंपाउंड में से कुछ, जब इसका हाइड्रोलाइज कराया जाएगा, जब इसे हाइड्रोलिसिस इसका होगा तो इसके कुछ कंपाउंड क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। कैसे, एज AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जैसे जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट की एक्सेस को बढ़ाते जाएंगे, इसको हाइड्रोलाइज करते जाएंगे, क्लोरीन एज AgCl प्रेसिपिटेट होता जाएगा। कब, इन कोल्ड सॉल्यूशन बट सम रिमेन इन सॉल्यूशन, बट कुछ आपकी जो क्वांटिटी है क्लोरीन की वो आपकी इसी में रह जाएगी। क्लियर। These observation together with the result of conductivity measure in solution can be explained। अब जो ये इन्होंने कुछ आपके कहना चाहिए ऑब्जर्वेशंस दिए, उन्हें कुछ पॉइंट के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर मैं आपको उसे अपने वर्ड्स में बताऊंगी। तो पहला पॉइंट क्या था कि इफ 6 ग्रुप इन ऑल आइदर क्लोराइड आयन और आइदर अमोनियम मॉलिक्यूल या फिर दोनों बोथ remain bonded to the cobalt during the reaction। अगर आपका कोई भी कंपाउंड है वो या फिर कोई मेटल आयन है जिसमें क्लोरीन है या फिर अमोनिया है, वो डायरेक्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड हो रहा है तो वो अपना एक रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन देगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देगा। द कंपाउंड आर फॉर्मुलेटेड इन शोन टेबल, जो कि मैंने आपको टेबल दिखाई, वेयर द एटम विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड फॉर्म अ सिंगल एंटिटी
विच डज नॉट एसोसिएट अंडर द रिएक्शन कंडीशन। अब देखो जरा, ये है हमारी वो टेबल कि हम जब ऐसे कोई भी आपका कोबाल्ट है या तो वो क्लोरीन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है या फिर अमोनिया के साथ आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो गाइज उन्होंने बोला कि भाई ये कंपाउंड का तो फॉर्मेशन करेंगे बट उनको जो लिखने का जो तरीका होगा ना वो अपना वही यूनिक तरीका होगा। कौन सा यूनिक तरीका, फिर उन्होंने ये पूछा। तो गाइज वो यूनिक तरीका ये था कि ब्रैकेट के अंदर आपका मेटल आयन लिखा जाएगा और बाकी जितने भी आपके अनदर टर्म्स हैं जिन्हें कहना चाहिए निगेटिव एनाइंस हैं वो आपके ब्रैकेट के बाहर लिखे जाएंगे। क्लियर? क्या होगा? ब्रैकेट के बाहर लिखे जाएंगे। अब देखो इस चीज़ को समझ 2 मिनट रुको। हाँ ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लिखे जाएंगे। जैसे कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट आपका क्या है? सेंट्रल मेटल लाइन। जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपका क्या बना रहा है? लिगेंड है ना ये, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा कोबाल्ट के चारों ओर। ठीक है, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा और ये आपका हो गया क्लोरीन आयन। अब इस चीज़ को मैं अपने वर्ड्स में आपको समझाती हूँ। क्या करूँगी? इस चीज़ को मैं आपको पहले अपने वर्ड्स में समझाती हूँ जिससे कि आप थोड़ी चीज़ों को क्लियर हो जाओ। देखो जैसे मान लो मैं आपके सामने लिख रही हूँ FeNH3 का होल 5 Cl3। क्या लिख रही हूँ? FeNH3 का होल 5 Cl3। अब इसका मैंने हाइड्रोलिसिस कराया। क्या कराया? हाइड्रोलिसिस कराया। प्यारे बच्चे जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो आपका क्या बनेगा? FeNH3 का होल 6 +3 है ना, +3 प्लस 3Cl माइनस, हो गया ना बैलेंस? क्या बना? 3Cl माइनस। अब मान लो कि मैंने इसमें से एक अमोनिया कम कर दिया, मतलब FeNH3 का होल 5 FeNH3 का होल 5 और Cl3 कर दिया। तो अब इसका अगर आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा आपका FeNH3 का होल 5 Cl प्लस 2। क्यों? क्योंकि आपका क्लोरीन कितना जा रहा है? एक Cl अंदर चला गया ना, देखो एक Cl आपका अंदर चला गया तो एक आपका बाहर आ गया। मतलब समझ में आया? क्योंकि वरना जो आपकी Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? वो 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो 6 लिगेंड से घिरता है। तो 6 आप देख रहे हो यहाँ पर 5 हो गए, तो एक लिगेंड कहाँ से आएगा? एक लिगेंड या आयनाइजेशन स्फीयर अंदर चला जाए, आयनाइजेशन स्फीयर का क्लोरीन अंदर चला जाएगा, तो अंदर चला गया और आपका बन गया FeNH3 Cl प्लस Cl माइनस। क्लियर? समझ में आई ये बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारी ये वाला पार्ट है ये प्राइमरी वैलेंसी को शो करता है। किसको? प्राइमरी वैलेंसी को शो करता है, जबकि गाइस बाहर वाला पार्ट सेकेंडरी वैलेंसी को शो करता है। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? अब इधर देखो, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, सेम चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है जो मैंने आपको यहाँ समझाई। कैसे? देखते हैं इसको भी। देखो बच्चे, ये है आपका CONH3 का होल 6 प्लस 3Cl माइनस, CONH3 का होल 6 एंड 3Cl माइनस, यही तो है। अब देखो, अब मैंने इसके वाटर के साथ रिएक्शन कराई और जब मैंने इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो पता है क्या बना? CONH3 का होल 6 प्लस 3 और प्लस 3Cl माइनस। क्लियर? दूसरा देखो, जब यही हमने अमोनिया को 5 कर दिया, जब हमने इसी अमोनिया को 5 कर दिया तो क्या हुआ? गाइस जब ये अमोनिया आपका 5 हो गया ना तो फिर ये 3 क्लोरीन का 1 क्लोरीन अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा? 3 क्लोरीन का 1 क्लोरीन अंदर चला जाएगा जिससे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट हो जाए, कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाए। और यहाँ पर क्या रह जाएगा? 2Cl। क्या रह जाएगा? 2Cl माइनस। क्या रह जाएगा? 2Cl माइनस, और ये आपका 2 माइनस आ जाएगा। क्लियर? तो बस इस तरीके से आपने ये ग्रीन का लिखा है, ग्रीन में आपने फॉर्मूला लिखा है CaCl2 COCl2 NH3 का हो COCl2 NH3 का होल 4 प्लस Cl माइनस। क्या है? COCl2 NH3 का होल 4 प्लस Cl माइनस। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो वॉयलेट, वॉयलेट में क्या है? COCl2 NH3 का होल 4 प्लस Cl माइनस। क्या है? COCl2 NH3 का होल 4 प्लस Cl माइनस। मतलब
आपके अमोनिया कम होते जा रहे हैं, क्लोरीन आपके ऐड होते जा रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इस तरीके से आप करते जाना। अब NH3 का होल 4 आप यहाँ पे करोगे, क्लोरीन आपका अपने आप एक कम हो जाएगा क्योंकि एक क्लोरीन अंदर चला जाएगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन हो जाएंगे, फिर ये Cl- रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी वैलेंसीज को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, वर्नर प्रपोज द टर्म सेकेंडरी वैलेंसी फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप बाउंड डायरेक्टली टू द मेटल आयन। जो आपके टर्म्स मेटल आयन से डायरेक्टली बाउंडेड होते हैं, उन्हीं के नंबर को वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी का नाम दिया। किसका नाम दिया? वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी का नाम दिया। इन सच ऑफ दीज एग्जाम्पल द सेकेंडरी वैलेंसी आर 6। इससे क्या पता चला कि जो हमारे मेटल्स है उनकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है गाइज, वो आपकी 6 है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो मैं लगातार क्लोरीन अंदर करती जा रही हूँ, जैसे अमोनिया के नंबर कम हो रहे हैं। ठीक है, तभी आपकी जो मेटल आयन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट देखो, द लास्ट 2 कंपाउंड इन द टेबल हैव आइडेंटिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या है? COCl3 4NH3। जो आपके लास्ट 2 कंपाउंड्स हैं ये अपने यूनिक एम्पिरिकल फॉर्मूला रख रहे हैं। देखो, COCl2 पॉइंट NH3 का होल 4, तो 4 और 2 6, मतलब 6 आपके लिगेंड्स हो गए जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बट विद डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ साथ ये अपना यूनिक बिहेव शो कर रहे हैं। सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज आइसोमर। ऐसे कंपाउंड्स आइसोमर कहलाते हैं, जो देखने में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ठीक, वर्नर इन 1898 प्रपोज हिज थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर ने 1898 में अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर थ्योरी प्रपोज की और उस थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स थे। चलो उनको अब देखते हैं। तो पहला हमारा पोस्टुलेट क्या था? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप ऑफ लिंकेज। कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारा मेटल है वो 2 तरीके के लिंकेज शो करता है। पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। जैसे ये है MLN, ठीक है, लिगेंड और Z। तो ये जो आपके लिगेंड्स हैं गाइज, ये तो है हमारी प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, और ये है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, नेक्स्ट देखो, द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल, है ना, नॉर्मली आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय निगेटिव आयन। मैंने आपको बताया था ना कि जब आप लिगेंड को लिखते हो, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते हो, किसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते हो, तो ये जो Z वाला टर्म है ये आपका आयनाइजेशन स्फीयर कहलाता है। और आयनाइजेशन स्फीयर कहलाता है, इसका मतलब क्या है? ये निगेटिव आयन है। अगर आप कभी भी इसको वाटर में हाइड्रोलाइज करोगे तो आपका जो कंपाउंड है, जो आपका सॉल्ट है, वो हमेशा यहाँ से आयनाइज होगा, इससे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच लगने वाला जो बॉन्ड है वो आपका वीक है एज कंपेयर टू दिस। ठीक, द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल। जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, यानी जो लिगेंड के साथ आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है मेटल का, वो आपका नॉन आयनाइजेबल होता है। These are satisfied by neutral molecules। और गाइज ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होते हैं और निगेटिव आयन से सेटिस्फाई होते हैं। क्लियर? द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। सीधे समझो कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। मेटल आयन जितने लिगेंड से घिरा होता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर n लिगेंड से घिरा है तो मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर n हो गया। अगर 6 से घिरा है तो 6 हो गया, 5 से घिरा है तो 5 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। और ये मेटल की वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द आयन एंड ग्रुप बाउंडेड बाय द सेकेंडरी लिंकेज। जो आपके ग्रुप है कोई भी या फिर आयन है वो आपका सेकेंडरी लिंकेज से लिंक्ड होता है, किसमें? मेटल के साथ में। एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर।
और ये अपने पर्टिकुलर एलिमेंट अपने अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर का अरेंजमेंट रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी कोबाल्ट का दिखाया, आयरन का दिखाया, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर था 6। क्लियर? क्या था? 6। अब बच्चे एक बार मेरे साथ जरा इसको बना के समझते हैं। जैसे मान लो मैंने आपके लिए एक पिक्चर बनाना है, ठीक है? किसका पिक्चर बनाने वाली हूँ मैं आपके लिए, देखते हैं। चलो, जैसे मैंने आपके लिए बना देती हूँ, ओके, मैं बनाती हूँ आपके लिए FeNH3 का होल 6 Cl3 का, ठीक है? तो इसका कैसे बनेगा? Fe आपका बीच में, ठीक है? NH3, ठीक है? NH3, ठीक है? अब देखो ये है आपका Cl3 जो कि ब्रैकेट के बाहर है। कैसा है? ब्रैकेट के बाहर है। अब बच्चे जब ये Cl आपका ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि ये आपकी हो गई सेकेंडरी वैलेंसी। क्या हो गई? ये आपकी हो गई सेकेंडरी वैलेंसी। तो चलो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर देते हैं। क्लोरीन, 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 3 क्लोरीन हमने सेटिस्फाई कर दी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब इमेजिन करो कि ये क्लोरीन आपका अंदर आ गया, ठीक है? इमेजिन करो कि कोई ऐसी पोजीशन आए 1 2 3 4 5, एक सेकेंड यहाँ पे कर लेते हैं, हाँ 5 और 3, ठीक है? अब ऐसी पोजीशन आए कि आपका क्लोरीन अंदर आ जाए, तो मैंने इसको हाइड्रोलाइज कराया। जब मैंने इसको हाइड्रोलाइज कराया तो आपका फॉर्मूला बना FeNH3 का होल 5 और क्लोरीन आपका एक अंदर आ गया। क्या हुआ? क्लोरीन आपका एक अंदर आ गया और 2 क्लोरीन आपके रह गए बाहर। तो क्या होगा स्ट्रक्चर? चलो देख लेते हैं इसको भी। तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखो ये, अब 2 तो आपकी हो गई सेकेंडरी वैलेंसी, है ना? और एक आपकी क्लोरीन जो है वो सेकेंडरी के साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी की तरह बिहेव भी कर रही है ना? किसकी तरह? प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी बिहेव कर रही है। तो मैं इसको दिखा देती हूँ इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से। तो यस गाइज, अब ये आपकी प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है? क्लियर? तो क्या मतलब पता चला इससे? इसका मतलब क्या पता चला आपको? कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है वो आपकी आयनाइजेबल है। क्या है? आयनाइजेबल है, ठीक है? ये आपकी कैसी है? आयनाइजेबल भी है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, इन द मॉडर्न फॉर्मुलेशन सच पार्शियल H, ओके ये पढ़ लिया था। नेक्स्ट देखो, द स्पीसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेटेड एंटिटीज और कॉम्प्लेक्स। द आयन आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड काउंटर आयन। मतलब जो आपके आयन इस ब्रैकेट के बाहर होते हैं इन्हें हम काउंटर आयन के नाम से जानते हैं। किसके? काउंटर आयन के नाम से जानते हैं। जबकि जो एंटिटीज आपके ब्रैकेट के अंदर होती है उन्हें हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के नाम से या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ही फर्दर पोस्टुलेट दैट octahedral, tetrahedral, square planar geometrical shapes are most common। क्या है कि जो हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स है जो जैसे कि आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया या फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पाए जाने वाली सबसे कॉमन ज्योमेट्रीज है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6, टेट्राहेड्रल का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4, स्क्वायर प्लेनर का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4। तो ये आपके कुछ ऐसी ज्योमेट्रीज है, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं, जिनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। 10 आर ऑक्टाज। 10 जितने भी ऑक्टाज दिए, ऑक्टा कौन कौन से? एक आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, CONH3 का होल 6। दूसरा आपका ऑक्टा क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, कौन सा? COClNH3 का होल 5 + 2। तीसरा ऑक्टा कौन सा दिया हुआ है? COCl2NH3 का होल 4। आर टेट्राहेड्रल एंड, ठीक है, स्क्वायर SQ मतलब स्क्वायर निकेल CONH का होल 4 एंड PTCl का होल 4 -2 एंड इस रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ कि गाइज ये जो टर्म है ये तो है आपका ऑक्टा, है ना?
ये टर्म आपका क्या है, ऑक्टा, ठीक है। दस दीज आर ऑक्टा। ऑक्टा में कौन कौन है, जब आपका 6 आपके लिगेंड्स इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, 5 और प्लस क्लोरीन आपका बाहर से आकर सेकेंडरी वैलेंसी देगा और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे में क्या होगा, जब इसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे, आयन अंदर आएगा और इसके कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करेगा। तो ये सब जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं हाइड्रोलाइज के बाद आपको ऑक्टा कंपाउंड्स देते हैं, फिर ऑक्टा स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। अब देखो COCl2 यहाँ पे आपका 4 है, तो गाइज ये ऑक्टा के साथ साथ आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी देगा, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देगा, क्योंकि आपका H प्लस OH वाटर होता है ना, तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अंदर आ जाए तो क्या होगा, ये आपका ऑक्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से स्क्वायर में कौन सा जा रहा है, NiCO का होल 4 एंड PtCl4, ये आपका इसको दे रहा है, यानी स्क्वायर दे रहा है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझ लो, जब हम ऑक्टा लिखे तो मतलब ये हो गया कि ये हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। टेट्रा मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसको मतलब स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, क्लियर। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट, डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। अब हमें देखना है कि जो आपका डबल सॉल्ट है और जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उनमें डिफरेंस क्या है। बोथ आर डबल सॉल्ट गाइस, दोनों डबल सॉल्ट हैं एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, जैसे ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में कंबाइन करते हैं तो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। हाउएवर दे डिफर इन द फैक्ट दैट डबल सॉल्ट सच एज कार्नेलाइट यानी KCl MgCl2 6H2O, दूसरा मोहर सॉल्ट यानी FeSO4 NO2 SO4 0.6H2O, थर्ड है आपका पोटाश एलम यानी K2Al2SO4 का होल्टाइज और 12H2O। ये सब आपके क्या कर सकते हैं, जब इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाए तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे, क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। यस गाइज, अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है इसका मतलब ये सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट है। हाउएवर कॉम्प्लेक्स आयन जैसे कि आपका FeCN का होल 6 4 चार्ज या फिर K4FeCN का होल 6, ये आपके डिसोसिएट नहीं होते। जब इन्हें पानी में मिलाया जाता है तो ये डिसोसिएट नहीं होते, इसका मतलब ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म pertaining टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स की बात करेंगे जो कि आपके डेफिनेशंस की बात करेंगे जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को प्रॉपर एक्सप्लेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो पहला है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। What is the coordination entity? The coordination entity consists of सेंट्रल मेटल एटम। अगर आपका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें मेटल आयन है, उसके चारों उसके पास ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स पाए जाते हैं, यानी जैसे कि आपका मेटल आयन हो गया, जैसे आपके लिगेंड्स हो गए, तो दीज आर ऑल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, क्लियर। तो क्या लिखा है हमने, द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज constitute a central metal atom or ion bonded to a fixed number। fixed number मतलब coordination number of ion and molecule, ठीक है। जब आपका कोऑर्डिनेशन मेटल आयन फिक्स नंबर के कोऑर्डिनेशन एंटिटीज से बाइंडेड होता है तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका COCl3 NH3 का होल थ्राइस, तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कौन कौन सी हैं, कोबाल्ट है, क्लोरीन के या फिर क्लोराइड आयन के 3 आयन और अमोनिया के 3, ठीक है। तो ये 6 7 चीजें आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हो गई। क्या है, इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इन विच कोबाल्ट आयन इज सराउंडेड बाय 3 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 3 क्लोराइड आयंस। देख पा रहे हो कि अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और साथ में 3 क्लोराइड आयंस हैं, यानी 6 आपके लिगेंड से हमारा कोबाल्ट घिरा हुआ है। तो ये सारी आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हो गई। नेक्स्ट देखो गाइज, इन ब्रैकेट के अंदर जितनी भी एंटिटीज आप देख पा रहे हो ये सारी आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, क्लियर। अब है सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम।
क्या होता है सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम, जब आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में वो पॉइंट या फिर वो एंटिटी जो निगेटिव चार्ज एटम या आयन से घिरी होती है, या फिर जो एंटिटी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है, वो आपकी सेंट्रल मेटल एटम कहलाती है, या फिर जिसको लिगेंड्स अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, वो आपकी सेंट्रल मेटल एंटिटी कहलाती है। ठीक, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी एटम एंड आयन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयन एंड ग्रुप आर बाउंडेड इज अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, किसमें एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में बाइंडेड होती है, तो इन्हें हम कहते हैं एटम आयंस। ठीक है, अब ये डेफिनेट अरेंजमेंट में कब जुड़ी होगी, जब आपके लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन उस एंटिटी को डोनेट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन किसको हो रहा है, मेटल आयन को हो रहा है, यानी आपके लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, मेटल आयन कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जांपल सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या क्या हो सकते हैं, जैसे NiCl2 की बात करें तो इसमें निकिल, इसमें कोबाल्ट, यहाँ पर प्लेटिनम, यहाँ पर आयरन, यहाँ पर कोबाल्ट, ये सभी आपके क्या हैं, क्या है, ये आपके सेंट्रल एटम्स है। एंड निकिल +2, कोबाल्ट +3, फेरस +3, ये सभी आपका सेंट्रल मेटल एटम है, किसमें, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में। ठीक है, और ये आपके लुईस एसिड की तरह बिहेव शो करते हैं। नेक्स्ट गाइस आ जाते हैं लिगेंड्स पर। व्हाट इज लिगेंड्स? द एटम और मॉलिक्यूल बॉइंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, वो मेटल एटम आयन जो कि आपके सेंट्रल मेटल से जुड़े होते हैं, या फिर वो एटम या आयन जो कि या तो निगेटिव हो, अदरवाइज न्यूट्रल हो, कभी कभी ये पॉजिटिव भी होते हैं, और अगर सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हैं किसमें, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के अंदर, तो ये आपके लिगेंड्स कहलाते हैं। क्लियर। दिस में भी सिंपल आयंस, ये आपके सिंपल आयंस भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका क्लोराइड है, आयोडाइड है, ठीक है, ब्रोमाइड है। क्लियर। लाइक एज सच एज क्लोरीन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ पे हमारा एंटिटी की बात हो रही है, तो गाइस देखो NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, इसमें आपकी एंटिटीज कितनी है, NH2 आपकी क्या है, एंटिटी है, CH2 आपकी क्या है, एंटिटीज है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के बाहर ये सभी आपकी एंटिटीज है। इवन मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन, प्रोटीन के पास भी क्या होता है, लिगेंड्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ लिगेंड इज बॉन्डेड टू अ मेटल आयन, जब आपका एक लिगेंड मेटल आयन से बाउंडेड होता है, किससे, किसी सिंगल डोनर एटम के थ्रू, जैसे कि आपका क्लोराइड है, वाटर है, अमोनिया है, तो ये आपके लिगेंड्स कहलाते हैं, है ना, ये आपके लिगेंड्स कहलाते हैं, और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम यूनिडेंटेट लिगेंड कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब बात आती है कि अगर यूनिडेंटेट लिगेंड है ये, तो गाइस इनका एग्जाम्पल क्या होगा, तो जैसे कि आपका एथेन 1,2 डायामीन, क्या है, एथेन 1,2 डायामीन। नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलेट। ठीक है, अब इसमें देखो आपके जो डोनेशन साइट है वो है 2, देख पा रहे हो, इसमें आपके डोनेशन साइट हैं 2, यहाँ पर आपके 2 अमोनिया, यहाँ पर आपके 2 अमोनिया डोनेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 2 अमोनिया डोनेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आपके 2 ऑक्सीजन डोनेशन कर रहे हैं, तो यस गाइस ये आपका बाइडेंटेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका बाइडेंटेट कहलाएगा। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द लिगेंड इज सेड टू बी डाइडेंटेट, और इसको हम डाइडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गाइस, क्योंकि इनका डोनेशन कहां से हो रहा है, 2 साइड के लिए हो रहा है। ठीक है। सेवरल डोनर एटम आर प्रेजेंट इन सिंगल लिगेंड, एक सिंगल लिगेंड है और उसमें सेवरल आपके एटम्स हैं जो कि डोनेट कर रहे हैं इन, जैसे कि आपके नाइट्रोजन में,
ठीक है। दिस लिगेंड इज कॉल्ड पॉलीडेंटेट, मतलब जो एक एटम कई जगह पर अपना डोनेशन दे रहा हो, कई इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन कर रहा हो, कई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जिसमें डोनेशन हो, वो आपका पॉलीडेंटेट कहलाता है, ठीक है। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट की अगर बात करें, जैसे कि गाइस जिसको कि हम EDTA कहते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड। जो आपका EDTA है वो आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड है। क्या है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या कर रहा है, 2 एंटिटीज को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन क्या कर रहा है, 3 एंटिटीज को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पर भी 3 एंटिटीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यस गाइस, देख पा रहे हो, 2 2 4 5 6 एक नाइट्रोजन 3 एक नाइट्रोजन 3 के साथ डोनेशन में पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो दीज आर ऑल पॉलीडेंटेट लिगेंड। It can be bind through the nitrogen and 4 oxygen atom with the central metal atom। और ये आपके 2 नाइट्रोजन एटम किससे कनेक्टेड है, 4 आपके ऑक्सीजन से। क्लियर? नेक्स्ट देखो, when डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड uses its 2 और मोर डोनर एटम, जब आपके 2 या 2 से अधिक लिगेंड डोनेशन साइट को प्रेफर करते हैं या फिर डोनेशन करते हैं, तो क्या होता है, उनकी जो बाइंडिंग साइड होती है वो सिंगल मेटल आयन के साथ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, किलेट लिगेंड कहते हैं, जिसे हम किलेट लिगेंड कहते हैं। द सच नंबर ऑफ लेगेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड डेंटिसिटी। अब जो आपके साइड्स है जहां से आपके इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कोई मेटल कर रहा है, उस साइड को हम क्या कहते हैं, उस साइड को हम कहते हैं डोनेशन साइड। और जितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है उसे हम उसकी डेंटिसिटी कहते हैं। क्लियर? जैसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, एक साइड से डोनेशन हो रहा है तो यूनिडेंटेट, 2 साइड से हो रहा है तो बाईडेंटेट, 3 साइड से हो रहा है तो पॉलीडेंटेट। क्लियर? सच कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड क्लेट कंपाउंड। और ये क्या करते हैं, क्लेट कंपाउंड कहलाते हैं क्योंकि ये जाल बना लेते हैं। एंड टेंड टू मोर स्टेबल, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सिमिलर टू द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग यूनिडेंटेट लिगेंड, बिल्कुल उतने ही ये आपके स्टेबल होते हैं जितने के यूनिडेंटेट। अब देखो गाइज, यहाँ पर आप देखो इसका डोनेशन हो रहा है मेटल के लिए, है ना, नाइट्रो, ठीक है, ऐसे नाइट्रीटो। नेक्स्ट है आपका थायोसाइनो, इधर से भी डोनेशन हो सकता है, उधर भी डोनेशन हो सकता है। थायोसाइनेटो, जब नाइट्रोजन की तरफ से डोनेशन होगा तो होगा थायोसाइनेटो। ये आपके एम्बीडेंटेट कहलाते हैं, मतलब दोज लिगेंड जो कि अपने दोनों साइड से डोनेशन करते हैं, हैज डिफरेंट 2 डोनर साइड्स, है ना, मतलब इनके पास 2 डोनर साइट होती है एक ही एंटिटी के अंदर। ऐसी एंटिटीज आपकी एम्बीडेंटेट लिगेंड कहलाती है। जैसे कि आपका साइनाइड या फिर नाइट्रेटो, थायोसाइनेटो N, मतलब अगर सल्फर की तरफ से डोनेशन हो रहा है तो थायोसाइनेटो S, और अगर नाइट्रोजन की तरफ से डोनेशन हो रहा है तो थायोसाइनेटो N। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका लिगेंड है NO2 SCN आयन, या फिर NO2 आयन की बात करें तो NO2 आयन क्या करता है, वो नाइट्रोजन के तरफ से भी कोऑर्डिनेशन करने की पॉसिबिलिटी रखता है और ऑक्सीजन की तरफ से भी। इसका मतलब ये आपका एम्बीडेंटेट है। इसी तरीके से SCN में देखो, थायोसाइनाइड में क्या होता है, थायोसाइनाइड में आपका S भी डोनेट करता है और साइनाइड में नाइट्रोजन भी डोनेट करता है, यानी कि दोनों तरफ से इनकी डोनेशन साइड होती है, इसीलिए ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कहलाते हैं। क्लियर? It is important to note here that coordination number of the central metal atom या फिर ion determined only by the number of sigma bond। जो इनका सेंट्रल मेटल एटम का नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो किससे आप सिर्फ निकाल सकते हो कि जो जितने आपके सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन हो रहा है जब आपका सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है? अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो किसके बीच में, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा, तो गाइस इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर को नहीं में काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया ब्रैकेट के अंदर वाला सारा पार्ट आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लिगेंड अटैच टू इट, ठीक है, आर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, और इन्हें अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। द आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड
कॉल्ड काउंटर। जो आपके ब्रैकेट के बाहर Z होता है ना, या फिर निगेटिव आयंस होते हैं, ये आपके काउंटर आयंस होते हैं, और इस स्फीयर को हम लोग आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे आपका K4FeCN6, तो K4FeCN6 में ये वाला पार्ट हो गया ब्रैकेट के अंदर का, तो ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, जबकि आपका K4 वाला पार्ट हो गया आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज FeCN का होल 6 और आपका काउंटर आयन इज K+। क्लियर? नेक्स्ट है गाइज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ठीक है। देखो, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अगर कोई भी आपका ऐसा अरेंजमेंट लिगेंड का जो कि डायरेक्ट सेंट्रल मेटल एटम से अरेंज्ड होता है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। मतलब सेंट्रल मेटल एटम और आयन अगर डायरेक्ट लिगेंड के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहलाता है, जो कि मैंने आपको अभी बनाकर भी दिखाया था। द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा आर ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर और टेट्राहेड्रल। और ये कैसे कैसे आपके पॉलीहेड्रल्स को बनाते हैं, या तो ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर या फिर अपना टेट्राहेड्रल। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए CONH3 का होल 6 इज ऑक्टाहेड्रल, वहीं पर CONiCO4 है ना, निकिल टेट्रा कोबाल्ट आपका होता है टेट्राहेड्रल। वहीं पे प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड की बात करें तो ये आपका होता है स्क्वायर प्लेनर। गाइस, ये फिगर जो है हम आपको पॉलीहेड्रा में समझा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देख लो, ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 लिगेंड से आपका मेटल एटम कोऑर्डिनेटेड है, घिरा हुआ है। टेट्राहेड्रल का मतलब 4 लिगेंड मेटल आयन को घेरे हुए हैं। स्क्वायर प्लेनर का मतलब 4 लिगेंड आपके मेटल आयन को स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में घेरे हुए हैं। ट्राइगोनल बायपिरामिडल का मतलब ये हुआ कि आपकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल पिरामिडल है, बट मेटल आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 5 है। इसी तरीके से स्क्वायर पिरामिडल की बात करें तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री का मतलब ये हो गया कि मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 5 है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? तो गाइज, ये आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? द चार्ज इट वुड बी कैरी। जो चार्ज आपका सेंट्रल मेटल एटम कैरी करता है वही आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम, कि वो चार्ज जब आपका लिगेंड की इफेक्ट को हटा दिया जाए, लिगेंड को उसके इलेक्ट्रॉन के साथ हटा दिया जाए, उसके बाद भी जो सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज रह जाएगा, जो वैलेंसी रह जाएगी, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें तो गाइज, आपका कॉपर, क्या यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है 1, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। क्लियर? तो इसको आप लिखोगे कैसे? गाइस, ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रोमन नंबर से लिखते हैं, जैसे कि Cu1। क्लियर? नेक्स्ट है होमोलैप्टिक या फिर हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड। व्हाट आर होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड? Those compound in which a metal bound to any one kind of donor atom। कोई ऐसा मेटल आयन जो एक टाइप के डोनर एटम से अटैच्ड हो उसे हम होमोलैप्टिक कहते हैं। जैसे कि कोबाल्ट में 6 अमोनिया से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये होमोलैप्टिक हो गया। बट अगर अलग अलग तरीके के डोनर एटम जुड़े हुए हो सेंट्रल मेटल एटम से, तो फिर ये आपका हेट्रोलैप्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? हेट्रोलैप्टिक कहलाता है। जैसे कि कोबाल्ट के चारों ओर आपके अमोनिया 4 हैं और क्लोरीन 2 हैं, यानी कि टोटल 5 हैं अलग अलग डोनर्स। क्लियर? अब मैंने आपके लिए एक इसका समराइज फॉर्म डाला है। गाइस, समराइज फॉर्म में क्या है कि हमारे लिगेंड के कितने टाइप हैं? तो लिगेंड का पहला टाइप है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और हेक्साडेंटेट। तो मोनोडेंटेट का एग्जांपल वाटर एंड अमोनिया। बाइडेंटेट का इथाइलिन डायमीन, ऑक्सिलेट, डाइमिथाइल ऑक्सोमेटो। ठीक है, ग्लाई ऑक्सीमेटो। नेक्स्ट है ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट मतलब 3 साइड्स डोनेशन की, तो डाइमिथाइल टेट्राअमाइन। ठीक है, टेट्राअमाइन या फिर ट्राइअमाइन। टेट्राडेंटेट का देख लो तो क्या हो जाएगा? ट्राई इथाइल एथाइलिन टेट्राअमाइन।
ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन। वहीं पर हेक्सा के लिए EDTA ले लो, सबसे आसान, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट यानी EDTA। क्लियर? तो गाइज ये उसके आपके एब्रिएशन हो गए यानी आयंस हो गए। एक्वा, इसको आप एक्वा बोलते हो, इसको आप अमाइन बोलते हो जब इसको कोऑर्डिनेशन आयुपैक में लिखते हैं, इसको इन, ऑक्स, DMG, डाइन, ट्राइन या फिर EDTA। तो बच्चे इसके बारे में हम लोग आयुपैक नेम में डिस्कस करेंगे, क्या है इसका एब्रिएशन। अब बात आती है न्यूट्रल लिगेंड्स विच आर सच एज, कौन कौन से हैं न्यूट्रल लिगेंड, तो देख लेते हैं। पहला है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इथाइल फॉस्फीन, इथाइलिन, पिरिडीन, हाइड्राजिन या फिर मिथाइलामीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड कौन से हैं? कार्बोनिल, एक्वा, अमाइन, नाइट्रोसिल, थायोकार्बोनिल और थायोनाइट्रोसिल। नेक्स्ट है गाइज निगेटिव लिगेंड्स। तो निगेटिव लिगेंड तो पहले सबसे पहले अपने हेलोजन से ले लेते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रो, ऑक्सो, परऑक्सो, सुपरऑक्सो, हाइड्रियो, एमिडो, नाइट्रियो और एजिडो। तो ये सब आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए निगेटिव लिगेंड। क्लियर? तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पूरा बेस समझा और साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझा। ठीक है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी को समझा। तो बच्चे चलिए आज के सेशन में हम लोगों ने अपनी वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के सभी कंसेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में कुछ और बहुत बेहतर पढ़ेंगे, आयुपैक नेम पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।